हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 27 है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ थोड़ी सी जानकारी मैं और भी आपकी इनके बारे में दूंगा, तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सारांश को। सारांश इस प्रकार से है, पाठ का सारांश जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लिखा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इंदौर के महू, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे महू नामक स्थान था, यहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता रामजी फौज में सूबेदार थी। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है, रामजी, जो कि फौज में सूबेदार पद पे थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था, और इनकी माता का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, भीमाबाई सकपाल। 1907 ईस्वी में मैट्रिक का परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास की। 17 वर्ष की आयु में रमाबाई से इनका विवाह हो गया। ध्यान में रखेंगे, इनकी 2 शादियाँ होती है। पहली शादी जो कि 17 वर्ष की आयु में रमाबाई से होता है, बड़ौदा नरेश से। ध्यान में रखेंगे, बड़ौदा नरेश सायजीराव ने इन्हें छात्रवृत्ति दी और 1912 ईस्वी में इन्होंने BA पास किया तथा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से 1915 ईस्वी में MA की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। ध्यान में रखेंगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो था, इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी थी। अर्थशास्त्र व राजनीति के अध्ययन के लिए ये लंदन गए, परंतु सायजीराव की छात्रवृत्ति बंद कर दी। जो सायजीराव थे दोस्तों, उन्होंने इनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी और ये कहाँ गए थे, लंदन गए थे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए। परंतु इसकी वजह से जब छात्रवृत्ति बंद हो जाती है तो ये विवश होकर स्वदेश लौट आते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, 31 जनवरी 1920 ईस्वी को उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। ध्यान में रखेंगे, मूक नायक अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा की समाप्ति तथा अस्पृश्यता का निवारण करना। अस्पृश्यता का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे छुआछूत, ठीक है। जो छुआछूत होता है, उच्च नीच जाति का यहाँ पे जो सिस्टम था, कास्टिसिज्म था, उसकी समाप्ति के लिए उन्होंने एक अखबार निकाला होता है जिसका नाम होता है मूक नायक। तो ये जो आपका अस्पृश्यता का सिद्धांत है, जब इन्होंने अपनी जो संविधान की रचना की, संविधान बनाया, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट होता है, जो संविधान बनकर तैयार होता है दोस्तों। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्होंने आर्टिकल 17 में लिखा है, अनुच्छेद जो 17 है संविधान का, उसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने एक आर्टिकल नंबर 32 जो दिया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 32 है, ये है क्या है कि संविधान को इन्होंने आत्मा माना। इससे 32 अनुच्छेद को, इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने का आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 32 है, 32 है, इसे संविधान का आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अस्पृश्यता का निवारण यानी छुआछूत का निवारण हेतु इन्होंने मूक नायक अखबार निकाला था। और 21 मार्च 1920 में इन्होंने कोल्हापुर दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो कि दलित सम्मेलन चल रहा था। और 21 मार्च 1920 में इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। कोल्हापुर नरेश ने इन्हें दलितों का उद्धारक कहा था। जो कोल्हापुर के नरेश थे, उन्होंने इनको क्या बोला था, दलितों के उद्धारक हैं। सन 1920 ईस्वी में उन्हें पुनः लंदन जाकर वकालत की। ये पुनः जाते हैं लंदन के लिए, उसके बाद वहाँ से वकालत की परीक्षा पास करते हैं। और 27 मई 1935 को इनकी पत्नी जो रमाबाई होती हैं, उनका निधन हो जाता है। सन 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि राजनीतिक दल का गठन करते हैं। ध्यान में रखेंगे, इन्होंने एक अपनी पार्टी का गठन किया था, उसका नाम होता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1937 ईस्वी में
ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुए और जुलाई 1941 ईस्वी में इन्हें गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया। सन 1945 ईस्वी में इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। मार्च 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया और ये भारत सरकार के कानून मंत्री बने। तो दोस्तों पिछले चैप्टर में मैंने पूछा था, भारत जो 27वां चैप्टर था उसमें पूछा था कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, जो कि 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना जाता है और ये भारत सरकार के कानून मंत्री बनते हैं। 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। भारत सरकार ने मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जैसा कि आपको पता है, भारत रत्न भारत देश का सबसे उच्च पुरस्कारों में से एक है। भारत का सबसे उच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न है। तो उसको उन्हें कब मिला? मरणोपरांत, यानी जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। ध्यान में रखेंगे 1924 में इनके कुछ कार्यों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? छुआछूत दूर करना, अस्पृश्यता की बात जो थी उसको दूर करना। इन्होंने सरकार द्वारा दलितों की सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ में दलित सम्मेलन बुलाया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि दलितों को सेना में नहीं शामिल किया जाता था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सरकार द्वारा दलितों की जो सेना में भर्ती की रोक को लेकर के 20 मार्च 1927 को महाड़ में दलित सम्मेलन बुलाया। दलितों के हित के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इन्हें सन 1929 ईस्वी में मनोनीत किया गया। इन्होंने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला और बाल कल्याण विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। इन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोल में सम्मेलन दलितों का प्रतिनिधित्व किया है। भारत में 3 गोल में सम्मेलन होते हैं, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और तीनों में इन्होंने भाग लिया था। और उसमें दलित थे, दलितों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट किया। इनकी 4 रचनाएं हैं, द बुद्ध एंड हिज। इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं या रचनाएं इस प्रकार से हैं, ध्यान में रखेंगे। द बुद्ध एंड हिज गोस्पेल, दूसरा है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तीसरा है रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि संविधान जो हमारा बना था किसने बनाया था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर इसको तैयार किया गया था। जबकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है 26 नवंबर को हमारा संविधान जो होता है बन के अंगीकृत कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ध्यान में रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो हमारा संविधान होता है लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अंगीकृत कब किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत कर लिया जाता है। और जैसे कि आपको पता है 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान आप बता सकते हैं क्या है? और राष्ट्रगीत जो हमारा है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो कि होता है 24 जनवरी 1950 को, वो भी अपने देश में लागू हो जाता है। अपने देश से उसको अंगीकृत उसको उस दिन से पूरे तरीके से लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों ये जो हमारे मूल संविधान की बात किया जा रहा है, मूल संविधान में हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जो कि हमारा मूल संविधान बना था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और
395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज के समय में अनुच्छेदों की संख्या 300 यानी 400 प्लस है समथिंग है। और अनुसूचियाँ हमारी कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भागों की संख्या है 22 भाग है, संविधान के 22 भाग है, ठीक है। 22 भाषाएँ हमारे 22 भाषा है और 18 बोलियाँ हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 22 भाग है, 22 भाषा है, 18 बोली है, 12 अनुसूची है और 395 प्लस अनुच्छेद है, मतलब कि 395 से ज़्यादा इस समय प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेदों की संख्या है। लेकिन हमारा ये मूल संविधान था, मूल संविधान में जैसा आपको मालूम होगा अनुसूचियों की संख्या 8 है और अनुच्छेद जो है 395, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार लंदन से वापस क्यों आना पड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को पहली बार लंदन से वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि सयाजी राव ने छात्रवृत्ति जो बंद कर दी थी। इससे पहले क्या था कि जो सयाजी राव महाराज थे, इन्होंने इनको छात्रवृत्ति दे रखी होती, जिसके माध्यम से ये विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जब ये लंदन जाते हैं तो यहाँ पे सयाजी राव ने छात्रवृत्ति बंद कर देते हैं, पैसे देना बंद कर देते हैं। इसके लिए इनको पुनः वापस लौट करके भारत आना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थायी प्रगति के लिए क्या उपाय सुझाए हैं? उत्तर में लिखेंगे, हमें अपना आचरण सुधारना, बोलचाल का तरीका बदलना और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। इसलिए इन्होंने इसको स्थायी प्रगति के लिए इस उपायों को दिया है और आप लोग भी अपने अंदर इन सब चीज़ों को ज़रूर लाएंगे, ठीक है। अपने आचरण को सुधारेंगे, बोलचाल का तरीका होता है उसको भी सुधारेंगे, उसको बदलेंगे और अपने विचारों में दृढ़ता लाएंगे। कोई भी विचार के अंदर आता है तो उसको दृढ़ता से उसको सामने रखना होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, मूक नायक अखबार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों उन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था मूक नायक, और इसका उद्देश्य क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे, जाति प्रथा समाप्त करना और अस्पृश्यता का निवारण करना मूक नायक अखबार का उद्देश्य था। अस्पृश्यता जैसा कि हमने बताया था कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का निवारण करना, जो कि इन्होंने संविधान जब बनाया तो संविधान में आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में लिखा है। और जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि इस समय जाति प्रथा बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। प्रश्न नंबर 5 है, कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने अंबेडकर को दलितों के उद्धारक की संज्ञा क्यों दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, भीमराव ने दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की और जाति प्रथा की समाप्ति और अस्पृश्यता निवारण के लिए मूक नायक अखबार निकाला। इसलिए क्या होता है कि जो कोल्हापुर के नरेश होते हैं उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों के उद्धारक की संज्ञा दी थी, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए बहुत चीज़ें की है जो कि दलितों के, जैसे कि जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने कदम उठाए, अस्पृश्यता के निवारण हेतु मूक नायक अखबार निकाला और दलितों के लिए जो कि सेना में दलित भर्ती नहीं हो पा रहे थे इसके लिए उन्होंने आंदोलन तक किए। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, बालक पर ज्योतिबा के डैश व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान में क्या पढ़ लिखेंगे? व्यक्तित्व, ठीक है। बालक पर ज्योतिबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा हमारा है मूक नायक अखबार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मूक नायक जो हमारा अखबार था उसका उद्देश्य था जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करना। हमको खाली स्थान में भर देना है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें मार्च 1952 में भीमराव रामजी अंबेडकर को राज्यसभा के लिए चुना गया। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे दोस्तों? राज्यसभा के लिए। किसके लिए चुना गया? और राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उनको भारत का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है। प्रश्न नंबर इसमें 4 है, पॉइंट नंबर 4 है, इसमें पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को दलितों का मसीहा, विधिवेत्ता, समाजसेवी एवं कुशल राजनीतिक के रूप में याद किया जाता है। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? मसीहा, विधिवेत्ता, समाजसेवी एवं कुशल राजनीतिज्ञ। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे है सही विकल्प चुनिए और चुनकर लिखिए। जैसे कि पहला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर आ, 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाया था। क्यों बुलाया था? पहला ऑप्शन है दलितों ने उनसे सम्मेलन बुलाने को कहा था। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने दलितों को सेना में भर्ती पर रोक लगा दी थी। या ऑप्शन नंबर 3 है वे दलित के नेता के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो महाड़ सम्मेलन होता है
दलितों के सम्मेलन में जो डॉक्टर भीमराव बुलाते हैं, उस किस लिए बुलाते हैं? उसके लिए बुलाते हैं क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार होती है उन्होंने दलितों को सेना में भर्ती पर रोक लगा दी होती है। इसके लिए आंदोलन करते हैं और महाड़ में दलितों के उत्थान के लिए एक सम्मेलन बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में लिखना है। जैसे वहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से एक ही सही है, उसी को आपको बताना है। पहला पॉइंट है बहिष्कृत लोगों को संगठित करना, यहाँ पे बहिष्कृत लिख लीजिएगा, बहिष्कृत लोगों को संगठित करना। दूसरा है छुआछूत द्वारा दूर करना, या तीसरा है बहिष्कृत लोगों को छात्रवृत्ति दिलाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, छुआछूत दूर करने के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का बनाई थी, उसका उद्देश्य यही था कि छुआछूत को दूर किया जाए। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।